पशु तस्करों ने वहां पर जिस तरह से नीट के छात्र की हत्या की, उसे लेकर जबरदस्त राजनीति क्षेत्र में गरमाई। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि महज 40 घंटों के अंदर ही योगी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए और पहले चौकी को सस्पेंड किया गया, फिर एनकाउंटर का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया और आगे 2 और आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गोरखपुर एनकाउंटर के बाद अब यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिसाब पूरा कर लिया है और पशु तस्करों से उत्तर प्रदेश को जो चुनौती मिल रही है, क्या वो इस एनकाउंटर के बाद खत्म हो गई है? यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी गोरखपुर में पशु तस्करों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी थी। उसी गोरखपुर पुलिस ने 40 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी रहीम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम कुशीनगर के रामकोला इलाके में पहुंची थी। पुलिस को देखते ही रहीम ने गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में रहीम के पैर पर गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक अभियुक्त रहीम जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। बता दें, कल पशु तस्करों ने नीट के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे लेकर कल जमकर बवाल हुआ। इस घटना के बाद सरकार फौरन एक्शन में आई। सबसे पहले पिपराइच थाना क्षेत्र की जंगल दूषण चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। 40 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की 5 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वह सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश है। परिवार के लोगों की मांग है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ 1 करोड़ रुपए मुआवजा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पूरे थाने के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री परिवार से मिलने आए। प्रशासन जो है पिपराइच यहाँ पे अपने जंगल दूषण चौकी के जितने जो है कर्मचारी, फोर्स, पुलिस बल जितनी थी, उनको जो है सस्पेंड कर दिए हैं। और जो है आज हम लोग डीएम साहब बुलाए थे, हम लोग गए हैं। तो हम लोगों को जो है सुरक्षा के लिए जो है पिस्टल का मुहैया कराएं, वो लाइसेंस जारी करवाएं। और उसके बाद जो है बोले हैं कि जो है सीएम साहब, हम लोग बोले कि सीएम साहब हमारे दरवाजे पे आए। वो आश्वासन दिए हैं कि परसों जो है ज़रूर आएंगे। आप जो भी जो है आपकी शर्तें हैं वो मंजूर कर लिया गया है। बाकी जो आरोपी हैं उनके लिए नाम भी घोषित किया गया है और 5 टीमें लगातार सीसीटीवी मॉनिटरिंग करके इस पूरे मामले में जो जितने भी आरोपी हैं उन सब की पड़ताल करके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। तो ये ठीक वही जगह गोरखपुर का इलाका। आज देखिए बाजार खुले हुए हैं। यहाँ पर कल पुलिस के सामने जनता थी। यहाँ स्थिति ये थी कि पत्थर चल रहे थे, लेकिन आज फिलहाल पूरी तरीके से शांति है। यहाँ से थोड़ी दूर पर पीएसी के कुछ जवान और पुलिस के जवान ज़रूर बैठे हैं, लेकिन चूँकि बहुत तनाव ना दिखाई दे, इसके लिए यहाँ पर फिलहाल कोई बैरिकेड या किसी तरह की बहुत विशेष सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। तो सिर्फ यहाँ अभी सुरक्षा के लिहाज से घर परिवार जो जहाँ रहता है वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ पुलिसकर्मी हैं, लेकिन जो बाज़ार है वो पूरी तरीके से शांत है। रोज़ की तरह दुकानें खुली हैं, लोग चहल पहल है। परिवार इस बात से खफा था कि अब तक बहुत कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन रईस की गिरफ्तारी एनकाउंटर के बाद होने के बाद संभव है कि अब परिवार जो है इस मामले में कार्रवाई पे संतुष्टि दिखाए। हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और संभव है कि उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। इस घटना के बाद से सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए। योगी सरकार के एक्शन से साफ है कि किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए 40 घंटे के अंदर आरोपी का एनकाउंटर हुआ, लेकिन इस बीच देखिए अब ये एनकाउंटर, ये एक्शन भी पुलिस का सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए और उन्होंने ये कहा कि एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा। अच्छे अधिकारियों को मौका देने से हालात सुधर पाएंगे। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है, ये उन्होंने बड़ा आरोप योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगाया।
उस बेटे का जीवन वापस कर देंगे जो ज्ञान दे रहे हैं हम। नीचे करो बेटिया थोड़ा। जो बेटा जिसकी जान चली गई, क्या ये एनकाउंटर उसकी जान वापस कर देगा? ये बताओ, क्या उसका जीवन वापस आ जाएगा? जिन तस्करों ने जीवन लिया उसका, क्या उस बच्चे का जीवन वापस आ जाएगा? क्या माँ बाप को उनका अपना बेटा मिल जाएगा? तो देखिए, ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की, जिसे लेकर एक तरफ 40 घंटे में हुआ एनकाउंटर दिखाई देता है और दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठाता है कि एनकाउंटर सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए किया। लेकिन देश की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और आपको बता दें कि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके नक्सलियों ने यह ऐलान किया कि अब वो देश की मुख्य धारा का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यह खबर आई और इसे गृह मंत्री अमित शाह के एक बड़े तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के लिए देखा जा रहा है। 31 मार्च 2026 देश से हम आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। नक्सलवाद उसको जमीन के 300 फुट नीचे हम दफना कर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के संपूर्ण सफाई की जिस डेडलाइन का ऐलान किया था, उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आई। सीपीआई माओवादी ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हमारी पार्टी के महासचिव की पहलकदमी पर शुरू हुई शांति वार्ता की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बदले हुए विश्व और देश की परिस्थितियों के अलावा लगातार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनजर हमने हथियार छोड़ने का निर्णय लिया है। अगर चिट्ठी में लिखी बातें अमल में आती हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली व्यवस्था के सफाई का जो संकल्प लिया था, वो वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूरा होते दिख रहा है। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए। क्या नक्सलियों की ये चिट्ठी फर्जी भी हो सकती है? विज्ञप्ति में कुछ बातें ध्यान देने की हैं। मसलन इसमें तारीख 15 अगस्त की है। इसके अलावा इसमें भाषा संबंधी दिक्कतें भी हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से इस विषय को कहा था कि मार्च 2026 तक बस्तर में सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने मार्गदर्शन सबका इस तरह से किया कि आज परिस्थितियां काफी बदली हैं बस्तर में। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सरकार का ध्येय सिर्फ एक है, वो ये है कि बस्तर के गांव-गांव तक, कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। बस्तर के प्रत्येक गांव के रास्ते में बिछे हुए आईडी को दूर होना चाहिए। बस्तर के गांवों तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। इस पत्र के माध्यम से अगर ऑथेंटिसिटी पहले चेक करते हैं, जिसमें थोड़ा समय लग जाएगा, अगर ये ऑथेंटिक हुआ तो नेतृत्व उस पर अवश्य ही सकारात्मक निर्णय लेगा। वैसे इस विज्ञप्ति में सबसे नीचे की लाइन में लिखा हुआ है कि कई कारणों से ये बयान लेट से जारी किया जा रहा है। इसके अलावा एक ईमेल एड्रेस जारी करते हुए नक्सली संगठन के सदस्यों की राय भी मांगी गई है। अब देखिए, यहाँ पर 3 बड़े पॉइंट हैं। पहली बात, ये नक्सली बैकफुट पर क्यों हैं, हथियार डालने की बात क्यों कर रहे हैं, और जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ बीते वक्त में बड़े ऑपरेशंस चले हैं, क्या उनके पास कोई और चारा भी बचा है। तो आइए कुछ नंबर्स हैं जो मैं इस वक्त आपको डेटा दिखाना चाहूंगी। दिसंबर 2023 से अब तक नक्सल विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों ने जबरदस्त सफलता हासिल की और इस दौरान करीब 453 नक्सली मारे गए, 1616 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, 1666 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और अकेले छत्तीसगढ़ में 65 नए सुरक्षा कैंप भी खोले गए हैं। सड़क, पुल और मोबाइल नेटवर्क जैसी आधारभूत सुविधाओं को यहां पर मजबूत किया गया है, तेजी से विस्तार किया गया है, जिन्होंने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है।
तो ये ओवरऑल एक तस्वीर कम से कम नक्सलवाद के खिलाफ देश में दिखाई देती है, जिसकी वजह से आज परिस्थितियां एक बेहतर दिशा में जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कैंपेन आपको चरम पर दिखाई दे रहा है, बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं और इस कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको मैं 2 तस्वीरें दिखाना चाहती हूं इस वक्त, क्योंकि इन 2 तस्वीरों में एक तरफ आपको अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। तो सीट बंटवारे का जो पेच इस वक्त फंसा हुआ है, उसमें देखिए जब अमित शाह वहां जा रहे हैं और 48 घंटे का वक्त जब वो बिहार में बताएंगे, तो कहा जा रहा है कि अमित शाह जब लौटेंगे तो बिहार में सब कुछ फाइनल कर लौटेंगे एनडीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर। दूसरी तरफ महागठबंधन का जो पेंच है, आपको वो भी तस्वीर हम इस वक्त दिखाते हैं। महागठबंधन में देखिए कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसे 63 सीट चाहिए। पहली शर्त है जो 19 सीटें जीती हैं वो फिर से मिले, और दूसरा ये कि सीमांचल में भी ज्यादातर सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। तो देखिए, सीट शेयरिंग का जो पेंच फंसा हुआ है दोनों तरफ, चाहे एनडीए की बात हो या फिर महागठबंधन की बात हो, अब इस पर अगले 48 घंटे जब अमित शाह वहां रहेंगे तो क्या तस्वीर निकल कर आती है, इस वक्त सियासत की ये बड़ी खबर है। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरे में और क्या खास होने वाला है। बिहार में एनडीए के अंदर सीटों को लेकर जो खींचातान मची है, उस पर रस्साकशी अब खत्म हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमित शाह बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और माना जा रहा है कि उनके इस दौरे में सीटों के बंटवारे पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो खत्म हो सकता है। बिहार एनडीए में शामिल 5 पार्टियों की अगुवाई करने वाले नेता बिहार में होंगे। सूत्र बता रहे हैं कि एक मुलाकात भी हो सकती है जिसमें सीट शेयरिंग पर सारे मसले सुलझ जाएंगे। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक शाह चुनावी तैयारी और रणनीति पर चर्चा करेंगे। शाह डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय जाएंगे, जहां उनकी बैठक होनी है। इसके साथ ही 20 जिलों की पार्टी अध्यक्षों से भी बात करेंगे। 2500 कार्यकर्ताओं के साथ शाह की मुलाकात होनी है और सबसे अहम बात यह है कि इस दौरे में उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चा हो सकती है। आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार में संगठन को लेकर आ रहे हैं और संगठन के लोगों के साथ बैठकर जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, उन संगठन के साथ बैठकर बिहार में एनडीए चुनाव जीते इसकी चर्चा करेंगे। 2 जगह उनका कार्यक्रम है। एक मगध शाहाबाद क्षेत्र के 10 जिला के प्रमुख कार्यकर्ता के साथ डेहरी ऑन सोन में बैठक है और उसके बाद वहां से वो बेगूसराय जाएंगे, जहां पर पटना और मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, बाढ़ और पटना, इसके सरीखे के जो हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं उनके साथ बेगूसराय में बैठक है। यानी परसों 2 बैठक माननीय गृह मंत्री जी का प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ होगा। कुल 20 जिला के कार्यकर्ता दोनों जगह मिलाकर रहेंगे। शाह के बिहार दौरे पर सीटों के बंटवारे को लेकर क्या बात होगी, इस पर जेडीयू का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। अब सीटों का जहां तक सवाल है तो एनडीए गठबंधन हर एक विधानसभा में एकजुटता के संकल्प के साथ कि 2025 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो स्वाभाविक रूप से वह कार्यक्रम चल रहा है। अब सीटों का जहां तालमेल का सवाल है, संख्या का सवाल है, कौन पार्टी कितनी सीटों पर कहां लड़ेगा, यह समय तय हो जाएगा। हमारे यहाँ न नेतृत्व की चिंता है, न हमारे यहाँ नीति की चिंता है, बल्कि चिंता का विषय महागठबंधन के लिए है। वैसे तो सीटों को लेकर अंदर खाने सब कुछ तय हो चुका है, बस उस पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो बातें फाइनल हुई है, उसके अनुसार जेडीयू बड़े भाई होने के नाते 101, बीजेपी 100, चिराग पासवान की पार्टी 25 से 30, जीतन राम मांझी 8 से 10 और उपेंद्र कुशवाहा 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में अब करीब 1.5 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि चाहे वो सीट शेयरिंग का मसला हो, चाहे उम्मीदवारों के चयन का, इस बार सभी चीजों पे फाइनल मुहर लग जाएगी। शाह इस दौरे में चुनावी रणनीतियों को भी अंतिम रूप देंगे। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।
और देखिए अमित शाह का वहां पर जाना विपक्ष के भीतर भी एक खलबली पैदा किए हुए है। आपको सुनवाते हैं आरजेडी कांग्रेस ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। मृत्युंजय तिवारी और स्नेहाशीष वर्धन पांडे इस पर क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निष्क्रियता और अकर्मण्यता किसी से छिपी नहीं है, इसलिए ये शीर्ष नेतृत्व के भरोसे खुद को समर्पित कर चुके हैं। इसलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बिहार आना पड़ रहा है और उनके सबऑर्डिनेट अमित शाह जी भी अब बिहार के दौरे पे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये बिहार की जनता वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ इनको बैरंग वापस भेजने वाली है। इसलिए ये अंतिम प्रयास शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बिहार में अपने वजूद को बचाने के लिए किया जा रहा है, जिसको जनता सिरे से नकारती है। लेकिन एनडीए में तो सिर्फ फुटबॉल है, वहां तो घमासान मचना तय है। जैसे ही पितरपक्ष खत्म होगा एनडीए बिखर जाएगी, कई दल एनडीए छोड़ेंगे। हमारे यहाँ कोई किचकिच नहीं है, सभी दलों का सम्मान है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कांग्रेस के प्लान 63 की 63 सीटें जिस पर बात अटकी हुई है और जिस पर कांग्रेस अड़ी हुई है, इसका महत्व क्या है, बड़ा सवाल ये भी है। और इसे लेकर कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी क्या तैयार की है और अगर कांग्रेस का प्लान 63 चल गया तो क्या एनडीए को सत्ता से बाहर कर पाएंगे। एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे पर जहां पेच अभी फंसा हुआ है, तो वहीं महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर खूब घमासान मचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक कांग्रेस 63 सीटों पर अड़ गई है और बड़ी बात ये कि कांग्रेस का फोकस उन सीटों पर है जहां महागठबंधन की पकड़ मजबूत है। कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। जैसा सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस ने पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव जीता था और इस बार कांग्रेस ये सारी सीटें अपने खाते में चाहती है। इसके साथ ही 44 सीटों पर भी दावा किया है। आरजेडी पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी, इसमें 67 सीटें ऐसी थीं जिसमें आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी। इन्हीं 67 सीटों में से कांग्रेस 44 सीटें चाहती है। इसके साथ ही कांग्रेस का पूरा फोकस सीमांचल पर है। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। कांग्रेस चाहती है कि सीमांचल में उसे ज्यादा सीटें मिले। इसके अलावा जिस रूट से वोट अधिकार यात्रा गुजरी थी, कांग्रेस का फोकस उन सीटों पर भी है। कांग्रेस पिछली बार जिन सीटों पर लड़ी थी उसमें से ज्यादातर वैसी सीटें थीं जिस पर कभी कांग्रेस या आरजेडी ने चुनाव जीता ही नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार अपना फॉर्मूला साफ कर दिया है। एनडीए में तो सिर्फ फुटबॉल है, वहां तो घमासान मचना तय है। जैसे ही पितरपक्ष खत्म होगा एनडीए बिखर जाएगी, कई दल एनडीए छोड़ेंगे। हमारे यहाँ कोई किचकिच नहीं है, सभी दलों का सम्मान है। श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा हैं और सभी 243 सीटों पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है। एक एक पार्टी एक एक घटक दल की सारी बातों को सुनी जा रही है, उस पर समन्वय की तरह सीट पे बंटवारे पे बात चल रही है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई पेच नहीं फंसा हुआ है और सभी दल एकजुटता के साथ एक मकसद है कि इंडिया गठबंधन बिहार की जनता को त्राहिमाम सरकार से निकाल के अधिकार की सरकार बनाए और बिहार की जनता को हक दिलाए। इस बार महागठबंधन में पार्टियां बढ़ी तो जाहिर है आरजेडी कांग्रेस को अपनी सीटें तो कम करनी ही होंगी। लेकिन इस बीच ओवैसी ने बड़ी बात कह दी है, वो ये कि अगर उन्हें 6 सीटें भी महागठबंधन दे देता है तो वो मान जाएंगे। चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी तरीके से लड़ेंगे। हमारे अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब जो एमएलए भी हैं, वो 2 लेटर लालू प्रसाद यादव को लिखे, अब एक आखिरी लेटर लिखे हैं तेजस्वी यादव को। उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई हम 6 सीट लेने तैयार हैं, हमको अगर आप पावर में आते हैं तो हमको मिनिस्ट्री मत दीजिए, सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाइए। अब इससे बढ़कर अख्तर उल ईमान और मजलिस क्या करेगी? हमारी एक जिम्मेदारी है बिहार और खासतौर से सीमांचल की जनता के लिए। पशुपति पारस और जेएमएम के अलावा महागठबंधन में 6 और पार्टियां हैं। ओवैसी की एंट्री से यह संख्या 7 हो जाएगी, जिससे सीटों का बंटवारा और मुश्किल हो सकता है। पिछली बार एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। उनके गठबंधन में शामिल होने से वोट तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान और ज्यादा बढ़ सकती है। पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो कांग्रेस के प्लान 63 पर बीजेपी और जेडीयू ने चुटकी ली है। आपको सुनवाते हैं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इस पर क्या कहा। न हमारे यहाँ नीति की चिंता है, बल्कि चिंता का विषय महागठबंधन के लिए है कि राहुल गांधी जी
कि पॉलिटिकल ड्राइवर बनने के बावजूद तेजस्वी जी को नेता नहीं माना गया। महागठबंधन के घटक दल राजनीतिक रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा है। कांग्रेस ने 63 सीट पर दावा ठोककर एक बार फिर महागठबंधन में शामिल घटक दलों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस से बनी दूरी के बाद राजद इसे मानने को कतई तैयार नहीं होगा। तेजस्वी यादव अकेले ही अधिकार यात्रा पर निकल गए। इनकी यात्रा से कांग्रेस अलग है या राजद ने अलग कर रखा है? महागठबंधन में बिगड़े माहौल में सीट शेयरिंग को लेकर भीषण टसल के आसार से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखते जाइए, तमाशा भी बाकी है। तो जिस सीमांचल पर सबकी नजरें टिकी हैं, अब जरा उसका नंबर्स का गणित भी देख लीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए को 12 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 8, जेडीयू को 4 सीटें मिली। महागठबंधन को 60 सीट मिली, जिसमें आरजेडी के पास 1 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी और 1 सीट पर भाकपा माले ने जीत दर्ज की। सबसे खास बात यह रही कि इसी सीमांचल में 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जीत मिली थी। यहाँ का जातीय गणित भी अगर आपको बताएं तो मुस्लिम वोटर्स 45 से 55% के आसपास हैं, ओबीसी 25 से 30%, ईबीसी 10 से 15% और दलित महादलित 10%, आदिवासी 7%, तो वहीं सवर्ण करीब 5 से 7% यहाँ पर मौजूद है। तो इन्हीं पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आपको दिखाएंगे गड्ढों की वजह से होने वाली मौत को लेकर आखिर देश कब जागेगा, सिस्टम कब जागेगा, सरकार कब जागेगी।